अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बुड। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ल्यूटन टाउन बदकिस्मत की देवी हुई मेहरबान, 30 साल बाद द टॉप फ्लाइट में शामिल होने का एजाज हासिल कर लिया। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी की चैंपियन बनने की कहानी क्या थी, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैनचेस्टर सिटी के लिए तारीख का सबसे यादगार सीजन कौन सा है? किलियन एम्बापे ने ऐसा क्या फैसला कर दिया कि नसीर अल खलीफी की पीएसजी की नींदें हराम हो गई। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी से हारने के बावजूद इंटर मिलान के लुकाकू को कहां से हुई बड़ी ऑफर। और मेसी के इंटर मियामी ज्वाइन करने पर नेमार ने मेसी के बारे में क्या नए इंकशाफात कर दिए, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे ल्यूटन टाउन की कहानी से। 30 साल बाद द टॉप फ्लाइट में शामिल हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त ये न्यूज है आफरीदी ल्यूटन टाउन के लिए, और इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम आपको प्रीमियर लीग के ऐसे क्लब के बारे में बताते हैं जिसे टॉप फ्लाइट में उड़ान भरे हुए 30 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया है। उनके होम ग्राउंड में सिर्फ 10,000 शायकीन की मैच देखने की जगह मौजूद है। स्टेडियम का आधा हिस्सा लोगों के घरों के बैकयार्ड से भी दिखाई देता है। कुछ ही दिन बाद ये क्लब ल्यूटन टाउन प्रीमियर लीग की तारीख में टॉप फ्लाइट तक पहुँचने वाली पहली नॉन लीग फुटबॉल टीम होगी। और जब ऐसा होगा तो उनके साथ एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरेगा जो लीग और नॉन लीग दोनों तरह के मुकाबलों में इनके साथ रहा है। ल्यूटन टाउन नामी इस टीम के बारे में मजीद दिलचस्प हकायक इसके बारे में तजस्सुस को और भी बढ़ा देते हैं। मई के आखिरी हफ्ते में पेनल्टी शूट आउट पर चैंपियनशिप प्लेऑफ्स में कामयाबी के बाद इन्हें चैंपियनशिप तक रसाई हासिल हो। फुटबॉल सर्कल्स में इनकी इस कामयाबी को बहुत सराहा गया। इस मैच के पहले हाफ में इनका कप्तान मैच के दौरान गश खाकर गिर पड़ा था, जिसे अस्पताल ले जाया गया और इसने बाकी मैच वहाँ से देखा जहाँ इसके इर्द गिर्द इसकी फैमिली भी मौजूद थी। इनकी टीम के लिए ये एक बेहतरीन दिन था। इनकी कामयाबी के इस सफर में ये नाकाबिले फरामोश लम्हात थे। ल्यूटन टाउन पहली मर्तबा 1992 में लीग के पुराने निजाम के मुताबिक रेलीगेशन का शिकार हुए। इन्हें निचले दर्जे की टीमों के साथ मुकाबले के लिए तनज़्ज़ुली भुगतना पड़ी। अगले 10 साल के दौरान वो मजीद 2 मर्तबा हारे और निचले दर्जे में शुमार किए जाते रहे। जीत कर अपना दर्जा बेहतर बनाने के लिए इन्हें काफी वक्त लग जाता, मगर वो फिर हार जाते थे। साल 2005 में लीग के नए इंतजामी ढांचे को तरतीब दिया गया। इन्हें साल 2006 और 2008 में मुसलसल दूसरे दर्जे में खेलना पड़ा। साल 2008 और 2009 में इन्हें इक्तसादी मुश्किलात का सामना भी रहा और क्लब के इंतजामात में इंतजामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें सीजन का आगाज 30 पॉइंट्स के नुकसान से शुरू करना पड़ा। उन्होंने सीजन का इख्तिताम सबसे आखिरी नंबर पर किया, जिसका मतलब ये था कि लीग में मौजूद तमाम 92 क्लब्स में से इनका सबसे आखिरी नंबर था। वो उस वक्त इंग्लिश फुटबॉल स्ट्रक्चर के 5वें डिवीजन में जा गिरे थे। इस डिवीजन को इस वक्त कॉन्फ्रेंस प्रीमियर डिवीजन कहते थे। 5 साल की जिद्दोजहद के बाद वो वापस दर्जा दोम की फुटबॉल लीग में तरक्की हासिल करने में कामयाब हुए। हैरानकुन तौर पर 9 साल बाद गुज़िश्ता महीने ल्यूटन टाउन ने इंग्लिश फुटबॉल लीग को नीचे से ऊपर तक पूरा माप लिया। वो साल 2018 में लीग 2 में प्रमोट हुए और लीग 1 में साल 2019 में पहुंच पाए। साल 2022 में वो चैंपियनशिप प्लेऑफ से बाहर हो गए थे। नवा साल वो दोबारा टॉप टियर में दाखिल होने में कामयाब हुए। इस तमाम अरसे में वो अपने आबाई इलाके कैनलवर्थ रोड पर ही रहे। वहाँ वाक़या इनके स्टेडियम में सिर्फ 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। मुस्तकबिल करीब में ये ग्राउंड इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच की मेजबानी करने वाला सबसे छोटा ग्राउंड बन जाएगा। जराए बताते हैं कि इस ग्राउंड के दाखिली रास्तों में से एक ऐसा भी है जिसके दोनों तरफ लोगों के टेरेस वाले घर हैं। ग्राउंड का एक रास्ता तो एक मकामी के लॉन से भी दिखाई देता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्टेडियम के एतराफ की आबो हवा के मयार के मुताबिक ये जगह उस मयार की नहीं है, मगर इंग्लिश प्रीमियर लीग के इंतजामिया यहाँ मैचेस शुरू होने से पहले इस इलाके पर 10 मिलियन पाउंड का तरक्याती काम करवाएगी। इसकी प्रेस और ब्रॉडकास्टिंग सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा और स्टेडियम में लगी फ्लड लाइट्स की ताकत को भी बेहतर बनाया जाएगा। मगर इस तमाम लागत के बाद भी कैनलवर्थ रोड वही ग्राउंड रहेगा जिसने 10 साल पहले नेशनल लीग फुटबॉल के मैच की मेजबानी की थी। क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव गैरी स्वीट का कहना है कि क्लब के लिए ये बेहतरीन सरमायाकारी है और क्लब यकीनी तौर पर एक कीमती असासे की तकमील करने के करीब है। फुटबॉल की यही रूह है और अगर आप इसे तस्लीम नहीं करते तो आप फुटबॉल से मोहब्बत नहीं करते। गैरी स्वीट की ल्यूटन टाउन के साथ बड़ी पुरानी तारीख है। वो क्लब का मद्दाह भी है और फाउंडिंग मेंबर भी है। वो क्लब के पुराने मालिक जॉन गर्नी का भी सपोर्टर था। क्लब का पुराना मालिक निहायत गैर मकबूल इंसान था। इनके ब्रॉडकास्टर ITV डिजिटल के खत्म होने के बाद ल्यूटन टाउन को बहुत कर्जा हो गया। उस वक्त गर्नी के कंसोर्शियम ने इस क्लब को 4 पाउंड में हासिल कर लिया। गर्नी के पास क्लब को लेकर काफी आइडियाज थे। उसने क्लब का नाम लोकल एयरपोर्ट की मुनासबत से तब्दील करने का सोचा। वो लीग 1 के क्लब वेम्बल्डन के साथ इश्तराक करना चाहता था। वो नए स्टेडियम की तामीर भी चाहता था और चाहता था कि इस स्टेडियम के इर्द गिर्द फार्मूला 1 का ट्रैक हो। उसकी एक अनोखी सोच ये भी थी, वो मद्दाहों को फोन कॉल्स के जरिए क्लब का हेड कोच मुंतखब करने
और ऐसा करने के लिए वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब भी देना चाहता था। कर्नी ने ट्रस्ट की क़यादत 55 दिन तक की, उसके बाद उसे उसके ओहदे से हटा दिया गया। आज तक उसके पास क्लब के शेयर्स तो हैं, मगर उसके पास क्लब का इंतजामी कंट्रोल नहीं है। क्लब के इंतजामात कंसोर्शियम और ट्रस्ट के जरिए होते हैं। इस कंसोर्शियम की क़यादत गैरी स्वीट करता है। ल्यूटन टाउन की टीम तकरीबन एक दहाई शिकस्त की गहरी खाई में रहने के बाद अब मुस्तहकम होना शुरू हो गई है, मगर इस सारे अरसे में उन्होंने कोई ज्यादा अखराजात नहीं किए। ज़राए के मुताबिक दर हकीकत इनकी टॉप लीग में प्रमोशन इनकी किफायत शुआरी की वजह से भी मुमकिन हुई है। क्लब की पूरी तारीख में ऐसा सिर्फ 3 मरतबा हुआ है जब उन्होंने किसी खिलाड़ी पर 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च किए हों। इनका ट्रांसफर रिकॉर्ड भी 2 मिलियन पाउंड से कम है। ल्यूटन टाउन की जानिब से बार्नसले का कार्लटन मॉरिस गुज़िश्ता सीजन का टॉप स्कोरर रहा, उसकी ट्रांसफर पर भी इतने ही खर्च किए गए थे। ल्यूटन टाउन का गुज़िश्ता सीजन में सिर्फ 1 मिलियन पाउंड ही खर्चा हुआ। ल्यूटन टाउन के साथ प्रमोट होने वाली दीगर टीमें शेफील्ड यूनाइटेड और बर्नले ने भी ज्यादा अखराजात नहीं किए। टॉप फ्लाइट में महंगे तरीन क्लब्स में तीनों टीमों को कम खर्च बालानशी कहा जा रहा है। बाकी क्लब्स के मुकाबले में इन क्लब्स की स्क्वाड वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं। ल्यूटन के हेड कोच के पास खिलाड़ियों का जो बजट है वो दीगर क्लब्स के मुकाबले में इंतहाई कम है। इस क्लब के हेड कोच की तकर्री भी किसी बड़े मसले से कम नहीं थी। नेथन जोन्स क्लब को छोड़कर साउथहैम्पटन जा चुका था। साबिक वेल्श खिलाड़ी रॉब एडवर्ड्स का दीगर क्लब्स की कोचिंग में भी कैरियर मुस्तकिल मिजाज नहीं था। शायद इसीलिए इसने ल्यूटन टाउन की जिम्मेदारी संभाल ली है। अभी एडवर्ड के पास ऐसे खिलाड़ियों की एक सफ है जिन्होंने क्लब को आखिरी दर्जे से पहले दर्जे पर आते देखा है। इस टीम में ल्यूक बेरी मिडफील्डर के तौर पर शामिल है, लेफ्ट बैक डैन पॉट्स भी खेल रहा है और जेम्स शे। ये तमाम खिलाड़ी कई मुकाबलों में ल्यूटन टाउन के साथ रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने लीग को दूसरे दर्जे से पहले दर्जे में आते देखा है। पेलिरोडो इम्पांजो ने क्लब को 2014 में ज्वाइन किया। उस वक्त क्लब कॉन्फ्रेंस प्रीमियर में था। अगली मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब ये खिलाड़ी टीम के साथ मैदान में उतरेगा तो 29 साल ये मिडफील्डर क्लब के साथ एक तारीखी संगे मील उबूर करेगा। दोनों ने क्लब को इंग्लैंड के तमाम 5 दर्जों की लीग्स में एक साथ देखा और महसूस किया होगा। यह बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने देखी। ल्यूटन टाउन जो 30 साल बाद प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। आफिदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है और छोटा सा ही ग्राउंड है, तो मोस्टली यही था कि क्या ये प्रीमियर लीग के मैच होस्ट करने का भी काबिल है। सिर्फ 10,000 कैपेसिटी है इनके ग्राउंड की। तो अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी प्रीमियर लीग, क्योंकि दुनिया की टॉप लीग है और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली है, तो वो पर्सनली भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। Exactly. और एक अच्छा एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसी टीम को प्रमोट होते हुए देख रहे हैं जिसने कोई स्पेंडिंग नहीं की। आप देखें इनका सबसे जो मतलब एक्सपेंसिव प्लेयर है वो अराउंड 1 मिलियन है। तो आप बाकी टीम्स का अगर कंपेयर करें जो प्रीमियर लीग में, उनके तो एक प्लेयर की सैलरी इनकी पूरी स्क्वाड के बराबर है। लेकिन जब आपका बलबला हो, जोश और पैशन हो, तो फिर आप ये अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी की। चैंपियंस लीग भी जीता, FA कप भी जीता और प्रीमियर लीग भी जीता। अफरीदी, मैनचेस्टर सिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये सीज़न रहा है और इसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी का ये जो सीज़न इतनी कामयाबियों तक पहुंचा है और इतनी ज़बरदस्त वो जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं व्यूवर्स, इसकी वजह क्या है? और बेसिकली ये सफ़र इनका शुरुआत यानी कहाँ से हुई थी और क्या शुरू में भी कामयाबियों का यही तनासुब था जो अभी है, या शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मैनचेस्टर सिटी को इसको? जी हाँ, बहुत ही शानदार ये रिपोर्ट आपने देखी। अफरीदी, शेख मंसूर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को लिया और उसके बाद से सिटी की दुनिया ही बदल गई और ये वाकई वो सिटी बन गई जो कि यूरोप की सिटी है। यूरोप के अब किंग्स हैं, ये पूरे ट्रैवल जीता है उन्होंने। क्या वो कहानी है, थोड़ी सी इसके बारे में बताइए कि शेख मंसूर ने कैसे ख़रीदा और फिर कैसे जो है वो चेंजेस आए और क्या क्या हुआ? एक्चुअली में जो एक तरह से पहली इन्वेस्टमेंट भी आप कह लें कि जिसने दरवाजे खोले गल्फ़ कंट्रीज़ के UK की तरफ और ख़ास करके फ़ुटबॉल की तरफ, वो 2008 में शेख मंसूर ने मैनचेस्टर सिटी को ख़रीदा। अबू धाबी ग्रुप था और उससे पहले जो मैनचेस्टर था वो हमेशा से रेड था। जो ब्लू हाफ ऑफ द मैनचेस्टर था, जिसे मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है, वो एक मतलब एक छोटा सा ही क्लब था, जैसे बाकी क्लब्स है बॉर्नमथ वगैरह। अच्छा। उस लेवल का आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई पीक आई भी थी तो मतलब एक आध ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा ये जो इन्होंने बड़ी अचीवमेंट की, लेकिन जो मेजर जो मैनचेस्टर सिटी अभी बनी है और जो इंटरनेशनल फैन मतलब मैनचेस्टर सिटी के अगर फैन बेस थी भी तो सिर्फ उनके जो ब्लू हाफ ऑफ द मैनचेस्टर है सिर्फ उसमें थी, उसके बाहर तो कोई जानता भी नहीं था और ना कोई सपोर्टर था। अभी आप देख लें कि जो जिस जनरेशन ने
2010 के बाद फुटबॉल देखना शुरू की है उसमें आपको मैनचेस्टर सिटी के फैंस ज़्यादा नज़र आएंगे, और जो यंग लॉट है अभी जो फुटबॉल देख रही है उसमें मोस्टली मैनचेस्टर सिटी के फैंस है, क्योंकि जब 2008 में शेख मंसूर ने ख़रीदा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की, चेल्सी का भी सेम एग्जांपल है कि 2004 में रोमन इब्राहिमोविच ने ख़रीदा और इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह इनका जो पहला ग्लोरी साल था वो 2011 वाला सीज़न था, जब इन्होंने प्रीमियर लीग एक हिस्टोरिक तरीके से जीता और आखिरी लम्हात में, आखिरी सेकंड में जीता था। तो उसके बाद फिर वो सफ़र शुरू हुआ प्रीमियर लीग, तो फिर रेगुलर जीतना शुरू कर दिया उन्होंने, और वही जो PSG अभी अचीव करने की कोशिश कर रही है, चैम्पियंस लीग जीतना। क्योंकि प्रीमियर लीग जब आप जीतना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद जो बड़ा स्टेप होता है वो है किंग्स ऑफ यूरोप बनना। उनके लिए वो फिर पेप गार्डियोला को उन्होंने 7 साल पहले साइन की वो टास्क, और वो बिलाखिर जो था वो टास्क अभी कंप्लीट हुआ। ये भी तो देखना चाहिए कि उन्होंने टाइम, मतलब आप प्लेयर्स तो ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपने टाइम भी दिया अपने कोच को। ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा हार गए तो आपने सैक कर दिया, क्योंकि बाकी मामलात या बाकी टीम्स के जब भी हमें देखने को मिलता है तो वो सैक कर दिए जाते हैं वाकई में। और यही पॉइंट है कि आप ट्रस्ट करने की बात है, और प्रोजेक्ट आप अगर एक बंदे को थमा देते हैं तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फिर पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि बाकी क्लब्स नहीं करते, और इसमें शेख मंसूर को भी क्रेडिट जाता है। दूसरा ये कि वो इतने इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते। अब देखें कि मालिक की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एज एन के वो डिसीजंस में फैसले नहीं करते जिस तरह रोमन इब्राहिमोविच। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि शेख मंसूर इस सिटी को जो है वो ऑन करते हैं, मालिक हैं उसके। हाँ, और इवन आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ 2 बार, हिस्ट्री के 2 बार स्टेडियम में आए हैं। एक 2010 में जब अगस्त में लिवरपूल के साथ इनका मैच था, और अब ये चैंपियंस लीग फाइनल के लिए दूसरी बार आए थे। बिल्कुल जी हाँ, और मायूस नहीं किया अपने ऑनर को, जो है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई। और प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। आपको कल हमने बताया था प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन हुआ है, लेकिन वो यूएफए चैंपियंस लीग की तरफ से था, और यहाँ पर क्लब ने अपना जो प्लेयर ऑफ द सीज़न जिसको मुंतखब किया है और जिसे ये अवार्ड दिया है वो है नन अदर देन अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड की कैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं, क्या ही प्लेयर हैं अर्लिंग हालैंड। लेकिन आफरीदी, यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि अर्लिंग हालैंड का कमाल तो है ही, लेकिन उनके साथ जो टीम खेल रही है उनका भी बहुत बड़ा कमाल है इनकी इस अचीवमेंट में, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये इतना अच्छा रिकॉर्ड ना होता। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, सीज़न के क्या स्टैट्स हैं अर्लिंग हालैंड के, और जो है वो क्या कामयाबियां समेटी हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने अर्लिंग ब्रॉट हालैंड। जी हाँ, यहाँ पे लीग्स भी आप देखें, चैंपियंस ईयर 2022-2023 मैचेस 11 खेले हैं, 12 गोल्स किए हैं, और प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जी हाँ, 35 मैचेस में 36 गोल करने के साथ 8 असिस्ट भी किए हैं। अफरीदी, सदियों बाद ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे रिकॉर्ड्स को बनाना। अब इनका तो जर्नी अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप इनको कहाँ पे रेट करते हैं? एक्चुअली में अब जो यूरोप का जो डोमिनेंस है और जो इसके बाद हेजेमनी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मेसी भी छोड़ गए हैं यूरोप को और रोनाल्डो तो पहले ही छोड़ चुके थे। अब किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड हमें नजर आएंगे और इन्हीं को डोमिनेट करना चाहिए। इनके पास, दोनों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एम्बापे जो है वो फ्रेंच लीग से अभी उनका भी तो सुनने में आ रहा है कहीं और जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। रियल मैड्रिड पीछे हो गई। अब उनकी कोई काफ़ी दिनों से कोई खबर नहीं मुझे आपसे सुनने को मिली, और कोई आई भी नहीं। वो आज ही आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ब्रेकिंग आई है आज, तो वो लेटर हाफ ऑफ द शो में हम बताएंगे व्यूअर्स को। लेकिन अभी अर्लिंग हालैंड, ये जो इन्होंने इवन रिकॉर्ड भी कायम किया, पेप गार्डियोला के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आए थे कि आप मेसी का रिकॉर्ड बचाने के लिए इनको ज़्यादा खेलने नहीं दे रहे। हालांकि वो ऐसा नहीं था, वो अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, खास करके चैंपियंस लीग के लिए। तो ये और भी गोल्स कर सकते थे, और मतलब वो एक रिकॉर्ड तो वैसे भी बनते हैं टूटने के लिए। तो जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है वो रिकॉर्ड सेट किया था एलन शेरर ने 42 गेम्स पर सीज़न वाले में, जिसमें 22 टीमें हुआ करती थी प्रीमियर लीग में। अब तो 20 टीमें होती हैं और सिर्फ 38 गेम्स होते हैं। बिल्कुल जी यार, अभी 35 मैचेस हुए और उसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है अर्लिंग हालैंड ने। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और आगे भी इनकी तरफ से जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है वो मैनचेस्टर फैंस ने, जो कि ब्लू हाफ अफरीदी ने कहा है एक एरिया था और वहाँ से ये क्लब निकला, और उसके बाद अब पूरी दुनिया में जो है इसकी पजीराई की जा रही है। लेकिन अपने जो फैंस हैं, जो तब भी सपोर्ट करते थे अफरीदी, जब एक छोटा सा ये क्लब था,
और अब जब ये पूरे यूरोप का बादशाह बन चुका है, अब भी सपोर्ट करते हैं और किस। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे चैंपियंस लीग टीम ऑफ द सीजन की। कौन सी टीम जो चैंपियंस लीग को लगता है कि टीम ऑफ द सीजन है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, ये आपको दिखाते हैं। और ज़्यादा तादाद जो है वो अफ्रीदी मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों की नज़र आ रही है। अर्लिंग हालैंड भी नज़र आ रहे हैं, केविन डी ब्रुयने भी नज़र आ रहे हैं। और जो बाकी प्लेयर्स अगर बात करें, इंटर मिलान के हैं अफ्रीदी और रियल मैड्रिड के विनीशियस जूनियर, ये भी इस टीम में नजर आ रहा है। बाकी किसी टीम का कोई प्लेयर नहीं नजर आ रहा। वैसे अगर इसमें 11 की 11 भी अगर मैनचेस्टर सिटी के आप खिलाड़ी ऐड कर दे तो कोई उसमें का बात नहीं है, कोई उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। वैसे तो डिजर्व करते थे। डिमार्को और बास्टोनी भी बहुत ही अच्छा खेले हैं, उनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीजन गया है। निकोला बारेला का भी इंटर मिलान का काफ़ी अच्छा सीजन गया है। लेकिन जो ये दो प्लेयर्स थे वो तो डिजर्व करते थे इस 11 अपनी, क्योंकि अपनी पोजीशन में इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। दूसरा, अर्लिंग हालैंड को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें जो विनीशियस है उनकी जो एडिशन है वो एक अच्छी चीज़ है रियल मैड्रिड के लिए कि लेफ़्ट विंग जो है उनके पास रोनाल्डो के बाद एक प्लेयर आ रहा है जो उस जगह को अपने लिए एक जगह बना रहा है। अभी तो उनको 7 नंबर की जो रोनाल्डो की शर्ट है वो भी असाइन होगी है, जो कि नेक्स्ट सीजन से वो पहनेंगे। तो कितना वेट होगा उस शर्ट का और क्या रेप्लिकेट कर पाएंगे जो रोनाल्डो ने किया है, क्योंकि रोनाल्डो तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्स भी उन्होंने किए हैं और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स एक तरह से 5 बैलन डोर्स में से 4 तो ये तो एक अचीवमेंट उनकी है ना विनीशियस की, कि इस टीम ऑफ द सीजन में वो जो है वो आए हैं। और ये भी मतलब बाकी जितने भी टीम्स हैं या बाकी कहीं किसी प्लेयर्स को ज़्यादा फाइनल की टीम्स के प्लेयर्स को रखा गया, लेकिन एक सेमीफाइनल के टीम के प्लेयर को भी जगह मिली है और वो विनीशियस जूनियर है। तो कुछ ऐसा है उनमें जो कि उनको ये जगह मिली है। एनीवेज नेक्स्ट अभी मूव ऑन करते हैं और अभी नेक्स्ट जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। जी हाँ, यंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन हुआ है यहाँ पर उनकी बात करेंगे। और ये हैं ख्विचा क्वारात्सखेलिया। अफ्रीदी इटालियन सीरिया में भी इनको जो है वो अवार्ड मिला था और उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का इनको अवार्ड मिला है। इनके स्टैट्स पे पहले एक नज़र डालते हैं, फिर अफ्रीदी से मजीद बात करेंगे। क्या स्टैट्स इनके रहे हैं? अपीयरेंसेस 9 थे इनकी चैंपियंस लीग में। गोल्स आप देख रहे हैं 2 थे, असिस्ट 4 किए हैं, पासिंग एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं, डिस्टेंस जो कवर किया है वो भी देख रहे हैं, और टॉप स्पीड भी आप देख रहे हैं। अफ्रीदी, यहाँ पर भी यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिलना कितना बड़ा एजाज़ है इस उम्र में? जी बिल्कुल। जॉर्जिया के एक बहुत ही छोटे, एक तो मुल्क भी छोटा है और ऊपर से ये जो जिस जगह से आए हैं वो भी एक छोटी सी कम्युनिटी है। खुद भी छोटे से लगते हैं। हाँ, और बहुत बड़ा टैग जो है इन्होंने अपने सर ले लिया है क्वेराडोना का। exactly. और वो कर दिखाया है जो कि मैराडोना ने किया था 1980s में। तो अब ऑब्वियसली ये तो इनकी शुरुआत है। अर्लिंग हालैंड और ख्विचा क्वारात्सखेलिया का जो ये सीज़न था, अगर स्टैंड आउट 2 बंदे हैं इस पूरे सीज़न में से तो ये 2 हैं। और उम्मीद है कि इन्होंने अपनी लीग्स में भी दिखाया परफॉर्म करके और चैंपियंस लीग में भी दिखाया परफॉर्म करके। जी बिल्कुल, दोनों में। और चैंपियंस लीग तो मतलब एक वो, अगर आप चैंपियंस लीग में परफॉर्म करते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक कर लेते हैं, क्योंकि आप जब लीग में परफॉर्म करते हैं तो कोई ना कोई पंडित या कोई ना कोई एक्सपर्ट आपके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क दे देता है। लेकिन जब आप हर जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर जो है आपकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आप जानते हैं कि जो लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं पूरी दुनिया में फुटबॉल से रिलेटेड, क्या खबरें चल रही होती हैं, कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है। और आजकल ज़्यादा जो सऊदी प्रो लीग के चर्चे हैं हर जगह पर, और बहुत से प्लेयर्स जा रहे हैं, कोचेज़ को भी वो कुछ के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ को लेके जा रहे हैं, कुछ को ले जा चुके हैं। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो हैपनिंग्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और अभी सबसे पहली प्रोग्राम में जो हमारे पास ट्वीट है वो है किलियन एम्बापे के। और किलियन एम्बापे जो है, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नासिर अल खलीफी जो PSG के ऑनर है उनके साथ, Mbappe has informed PSG that he will not extend his contract by 1 year, meaning his contract will run out next summer. अफरीदी जा रहे हैं एम्बापे, अभी कहाँ जाएंगे ये तो नहीं आया पता चला, लेकिन जा रहे हैं। बहुत बड़ा बॉम्बशेल इन्होंने गिराया है। अभी इवन PSG इस बात पे भी इनसे नाराज़ है कि इन्होंने ये जो मैसेज था वो प्राइवेट में तो इनको भेजा, लेकिन इनको लीक क्यों किया मीडिया को। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब इनका जो रिलेशनशिप है वो एक बुरे नोट पे एंड होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि PSG को सबसे बड़ा जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है किलियन एम्बापे, वो फ्री में तो नहीं जाने दे सकते।
और अगर ये एक साल इनको रोकते हैं तो फिर अगले साल तो ये फ्री में चला जाएगा। तो अभी इनके पास सेल करने का यही आखिरी मौका है। अगर इस समर में सेल करते हैं, क्योंकि ये रियल मैड्रिड हर कीमत पे जाना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो लेना नहीं चाह रहे ना इस सीजन में, तो ये अब कहाँ जाएंगे एक साल के लिए, छुट्टियां नहीं। अगर ऑब्वियसली वो तो एक स्टांस होता है, लेकिन फिर जब बात टेबल पे आती है तो फिर तो डायलॉग हो जाता है। इतने बड़े खिलाड़ी को कौन नहीं खरीदना चाहेगा। अगर एक मुनासिब प्राइस टैग आ जाता है जिसमें रियल मैड्रिड भी खुश और पीएसजी को भी कुछ ना कुछ मिल जाए, इतने बड़े प्लेयर को वो तो लगता है वो तो गुस्सा निकालेंगे ना, वो तो फिर काफ़ी बड़ी अमाउंट रखेंगे। एनीवेज लेट्स सी क्या इनका फ्यूचर होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि अब वो जा रहे हैं पीएसजी से और इस तरह से जाएंगे ये सोचा नहीं था, इसलिए जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा धचका दिया है। यहाँ पर पीएसजी के जो मालिक हैं, पहले भी बेचारों को धचके लग रहे थे, हार की सूरत में, मेसी की सूरत में, बाकी प्लेयर्स की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर एवर्टन बॉस कार्लो एंजेलोटी इज स्विंग द टॉफीज। आफरीदी, ये क्या कहानी है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। एक्चुअली में 2018 में इन्होंने एवर्टन के लिए साइन किया था एज अ मैनेजर और 18 महीने उनके साथ रहे थे। फिर रियल मैड्रिड की जब ऑफर आई तो वो वहाँ फिर मूव हुए। इनके कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और कमर्शियल जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स थे एवर्टन के साथ, वो इनको पेमेंट पूरी नहीं हुई। अभी पूरी डिटेल्स तो मीडिया में नहीं आई क्योंकि कोर्ट में अभी केस चल रहा है और ना इनके लॉयर्स ने कुछ कहा है और ना ही एवर्टन एज अ क्लब उन्होंने कोई इस पे अपना स्टांस रखा है। अभी आने वाले दिनों में जब ये अपडेट होगी तो हम व्यूअर्स के साथ फिर से डिटेल्स शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको इनका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रॉपर इनको पे नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये अब एज अ क्लब को सू कर रहे हैं। एवर्टन के ऊपर पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस और रेलीगेशन को बड़ी मुश्किल से, ये भी चैंपियंस लीग का भी तो गुस्सा निकाल ना उन्होंने कहीं पे, तो वो भी नज़र आता है इसमें। अगर तो जीत जाते तो शायद फिर सू ना करते। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आपके क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं वो एंचेलोटी खुद तो नहीं देखता, वो तो इनके लॉयर्स और इनकी जो टीम होती है वो देखती है कि कहाँ से कितने पैसे आने हैं और कहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने आप देखेंगे 2021 जाएंगे कहाँ पे, ब्राज़ील जा रहे हैं। आपको लगता है अभी रियल मैड्रिड में वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ अभी चैंपियंस लीग वाला। हाँ, लेकिन ये कि अब ब्राज़ील मुझे पर्सनली लगता है कि इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड के साथ रहेंगे भी तो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो अलग बात है कि अगर चैंपियंस लीग जितवा देते हैं फिर एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन रियल मैड्रिड में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता एक मैनेजर। और इन्होंने वैसे भी रियल मैड्रिड के लिए सब कुछ तो अचीव कर लिया है। बिल्कुल जी हाँ, लेट्स सी क्या आगे इनका फ्यूचर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट रोमेलो लुकाकू के बारे में है, जो कि इंटर मिलान के लिए फाइनल भी खेले थे और इन्हीं की वजह से अगर कहा जाए हारे हैं तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन खैर बदकिस्मती रही इनकी। has been offered a 2-year deal with worth 50 million by Al Hilal। सऊदी प्रो लीग तो लगता है कि उन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए हैं और जो प्लेयर नजर आ रहा है उसको कह रहे हैं आ जाओ भाई इधर आ जाओ। 50 से कम में तो बात ही नहीं करते ना वो, मतलब। और ये भी 50 मिलियन ऐसे लग रहा है जैसे असल में उन्होंने जो सेट कर दिया ना 400, 200, 50, 550, तो अब 50 लगता है कि मामूली सी चीज़ है। हाँ, और इसीलिए रोमेलो लुकाकू मंडे को गए थे सऊदी और उन्होंने बात की है और उन्होंने पैसे बढ़ाने की शर्त रख दी, मतलब मैं आऊँगा लेकिन पैसे बढ़ाएं, क्योंकि आपने मेरी बोली बहुत कम लगा दी है करीम बेंजेमा और बाकी। लेकिन आपको नहीं लगता ये ठीक लगा, ये इनकी ठीक लगी है? इनकी तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ज़्यादा लगी है, मतलब उन्होंने बढ़ा के लगाई है। हाँ, क्योंकि ये पैसे मिलने भी तो इन्हीं को है ना, बाकी लीग्स में तो ट्रांसफर की फीस होती है ना, वो क्लब को मिलती है। ये तो सैलरी है, ये तो सैलरी प्लेयर को जो मिलती है वो है। और दूसरा ये कि कोई बड़ा क्लब इनमें अब इंटरेस्टेड भी नहीं है, एक तरह से ट्वाइलाइट में पहुंच गए हैं। आप देखेंगे बड़े मैचेस में हमेशा से कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बेल्जियम के लिए, इंटर मिलान के लिए भी किया है इन्होंने भी, ताज़ा जो है वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है दो पुराने दोस्त जो कभी हुआ करते थे, नेमार और मेसी। अब भी शायद हों, लेकिन नेमार ने कुछ कहा है और वो कहते हैं कि नेमार बिलीव्स मेसीज मूव विल बी अ गेम चेंजर फॉर MLS। इंस्टाग्राम पे तो हुई है गेम चेंजर कि एकदम जो है उनके वो इंटर मियामी के अफरीदी जिस तरह से गए हैं, अब वो तो कह रहे हैं सिर्फ क्लब की नहीं पूरे MLS की ही किस्मत बदल जाएगी। और ये आपको लगता है सही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि अगर सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो ना जाते तो ये सारे प्लेयर्स अट्रैक्ट ना होते। वो जो आइस ब्रेकिंग है ना, वो रोनाल्डो ने, इतने बड़े स्टार ने जब पैसों के लिए, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा से फिर एक टैग लग जाता है कि आप एक ऐसी लीग में चले गए हो जहाँ पे आपने कैरियर ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब रोनाल्डो जैसा प्लेयर चला जाता है तो सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं। वरना करीम बेंजेमा ने
एक दो सीजन और आराम से यूरोप में गुजार सकता था। अब इसी तरह जो MLS है, MLS में भी प्लेयर जाते थे कैरियर के एंड पे, या जो बस उनका रिटायरमेंट करीब आता ये ना था कि मेसी अकेले उधर रह जाएं और सारे सऊदी प्रो लीग में चले जाएं, बाद में मेसी को याद आएगी तो तब वो अपनी प्राइस कम कर देंगे, अब तो हम आपको 150 में ही लेंगे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि जब एक खिलाड़ी जो होता है वो गेम से बड़ा हो जाता है तो वो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो करता है। तो अब जो यूरोप है वो थोड़ा सा खसारे में मुझे लगता है कि आने वाले सालों में रह सकता है, और सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो यूरोप और एशिया ये न्यूज़ दे रहे हैं व्यूवर्स हम, और आफरीदी भी दे रहे हैं कि नेक्स्ट जो फुटबॉल का दौर आने वाला है वो हमें गल्फ कंट्रीज़ की तरफ नज़र आ रहा है, वो यूरोप के हाथों से एटलीस्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो जो एक उनकी बादशाहत थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यही अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ में ही अब फुटबॉल जो, क्योंकि अमेरिका ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए, और ये आप देखें कि जितने भी यूरोप के बड़े क्लब्स हैं आप नाम लें और सब के पीछे जो ऑनरशिप है या तो गल्फ होगी या तो अमेरिका होगा। पहले उन्होंने यही किया, पहले लाइक आपको लगता है क्लब्स के वो पहले एज ख़रीदने में आगे आए, इन्वेस्टमेंट में आगे आए, उसके बाद से फिर अपनी लीग को मजबूत करने के लिए खिलाड़ियों को लेना शुरू किया। हाँ, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर समझा पहले पूरा। हाँ, और ये सही तरीका भी आप देखें, अब जैसे अगर सऊदी अरब या कतर या कोई भी जो कंट्री है जो फुटबॉल इतना मतलब उधर नहीं है एक चीज़ बड़ी, तो उसमें अगर आप सीधा बेशक 1000 मिलियन भी दे दें प्लेयर को तो वो आएगा तो सही, लेकिन वो आप उस तरह से बिल्ड नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी ना, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, उनके पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे निज़ाम को समझ रहे हैं कि किस तरह से वो चलाते हैं चीज़ें, किस तरह से। अब जो नासिर अल खलीफी हैं, शेख मंसूर हैं, ये मैनचेस्टर सिटी को कैसे वो लेकर आए हैं। अगर वो यूरोप के क्लब को 2008 में ख़रीद कर 2023 में जो है वो ट्रेबल जितवा सकते हैं, ऐसी टीम बना सकते हैं, तो वो सऊदी प्रो लीग में भी बना सकते हैं, वो कतर में भी बना सकते हैं। तो ये एक निशानी है कि पहले जो है वो उसको अच्छी तरह से आफरीदी, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने समझा है उनके पूरे स्ट्रक्चर को, और उसके बाद से प्लेयर्स को ख़रीदना शुरू किया ताकि उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। और आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना, अगर आपका प्लेयर PSG में आपके लिए खेल रहा है तो आप उसे एटलीस्ट फ्रेंडलीज के लिए तो आप कतर बुला सकते हो ना, वो तो फिर मना नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, आप उसको पे कर रहे हो। एग्जैक्टली, बट यहाँ पर जो है वो इंकशाफ नेमार ने किया मेसी के बारे में, और वो जो MLS है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलने वाली है। जी हाँ, ये प्रोग्राम की आखिरी खबर जो हमने आपके साथ शेयर की है। कुछ और भी खबरें थी इसके साथ साथ, कुछ पैकेजेस, कुछ रिपोर्ट्स हमने आपके साथ शेयर की। कल गोल्डन बूट में रात 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देख रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।